ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब वक्त है हमारी खास पेशकश का, शेयर बाजार सबका अधिकार। इसमें हम आपके शेयर बाजार से जुड़े सवाल तो लेते ही हैं, स्टॉक स्पेसिफिक जो भी आपके सवाल हैं वो भी हम इस शो में शामिल करेंगे। साथ ही अगर आपके कुछ और भी बेसिक सवाल हैं, शेयर बाजार से जुड़े कुछ कंफ्यूजन है, आप हमारे एक्सपर्ट्स की मदद चाह रहे हैं उसमें, अगर आप पहली बार निवेश कर रहे हैं, एंट्री ले रहे हैं इक्विटी मार्केट में, तो उससे जुड़े भी अगर आपके कुछ सवाल हैं तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस पेशकश की, और इस बीच हमारे साथ अगले दर्शक भी जुड़ चुके हैं। मुंबई से राजेश जी हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। राजेश जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग मैडम, मेरे पास है ना डेटा पैटर्न के 600 शेयर है 700 रुपए के भाव से लिए हुए हैं, और हैक के 1000 शेयर है 1600 रुपए के भाव से लिए हुए हैं, और आज हैक का रिजल्ट है और डेटा रिजल्ट के बारे में मुझे जानना चाहिए। जी, एचईजी का रिजल्ट है, डेटा पैटर्न 700 पे लिया था आपने, 3132। ये कब की खरीद है आपकी दोनों स्टॉक्स? चलिए इनसे बात नहीं हो पा रही, हमारी संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन बहुत ही शानदार लेवल्स पर इन्होंने एंट्री लिया था। थोड़े लॉन्ग टर्म निवेशक जान पड़ रहे हैं। डेटा पैटर्न से इन्होंने 700 पे लिया था, देखना होगा ये प्राइस कब का है, और एचईजी भी इन्होंने 1600 रुपए पे लिया था। अब एचईजी का स्टॉक में भी इनको शानदार गेन हो रहा है। गौरांग जी आपसे सवाल लेंगे, लॉन्ग टर्म निवेशक है, दोनों स्टॉक सिलेक्शन इनके कैसे हैं और आगे भी क्या बने रहना चाहिए, और एचईजी पर खास करके इनका सवाल था कि आज नतीजे भी आने वाले हैं, तो बने रहें, कोई चिंता वाली बात है या फिर जो भी मुनाफा हो रहा है वो लेकर निकल जाएं? पहले तो बहुत बेहतरीन स्तर पर निवेश किया है दोनों ही कंपनियों पर, और यही कारण होता है कि ईटी नाउ स्वदेश शेयर बाजार सबका अधिकार के जो मुहिम है उसके द्वारा हम निवेशकों को एक सुलझे हुए निवेशक बनाने का प्रयास करते हैं, ना कि उलझे हुए कारोबारी। अब दिक्कत यह है पूजा के दोनों ही कंपनियों पर कवरेज नहीं है हमारी, इसलिए हम विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम राजेश जी की थोड़ी मदद ले लेते हैं फिर इसमें। राजेश जी आप सलाह दे पाएंगे? एचईजी, डेटा पैटर्न्स अभी भी क्या चार्टिंग के मजबूत नजर आ रहे हैं, बने रहें, लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, पहले ही समय दे चुके हैं, लेकिन क्या और तेजी के लिए बने रहना चाहिए इन्हें दोनों स्टॉक्स में? डेफिनेटली बने रह सकते हैं। डेटा पैटर्न्स का चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, वॉल्यूम्स के साथ ऊपर जा रहा है, हायर टॉप हायर बॉटम स्ट्रक्चर है। नियर टर्म में वापस 3500 3450 लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली बने रहिए। एचईजी अगर देखिए थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रह सकती है रिजल्ट्स की वजह से, बट हम देख रहे हैं कि मंथली चार्ट में काफी समय के बाद 2500 के ऊपर एक ब्रेकआउट दिया है, तो आगे जाके भी इसमें काफी अच्छा अट्रैक्शन देखने को मिल सकते हैं, तो डेफिनेटली बने रहिए। 3000 के लेवल जो है एचईजी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द नियर टर्म। नजरिया आपको मिलता हुआ इस वक्त राजेश जी की तरफ से। बढ़ते हैं आगे, अगले कॉलर को शामिल करते हैं। विजय कुमार गुप्ता साहब हमारे साथ कोलकाता पश्चिम बंगाल से इस वक्त जुड़ चुके हैं। विजय जी नमस्कार, शेयर बाजार सबका अधिकार में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पूछिए क्या मदद की जाए आपकी। नमस्कार प्रशांत जी। जी नमस्कार। प्रशांत जी मेरे पास में नारायण हृदयालय के 160 शेयर जो कि 1262 रुपए की रेट पे लिए हुए हैं। ठीक है। और सर वो कभी ऊपर में जाता है कभी नीचे में आता है, वैसे मैं अभी लाभ में हूँ, तो मेरे को इसके लिए क्या रणनीति करनी चाहिए और मैं होल्ड भी कर सकता हूँ? मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, तो सर मेरे को कोई अच्छी सी राय गोलांग जी से दिलवा दीजिए, क्योंकि ईटी नाउ स्वदेश में ही गोलांग जी का ये खूब उनका पसंदीदा ये पिक्स है सर। ठीक है। तो नारायण हृदयालय, अच्छी बात यह है कि फिलहाल आपको हल्का ही मुनाफा हो रहा है, लेकिन आप चूंकि हाल फिलहाल बाजार में जो अस्थिरता रही है उसका प्रभाव स्टॉक्स पर नजर आया है, तो शायद इस वजह से आप थोड़े से चिंतित हैं। तो चूंकि आपका सवाल गौरांग जी से सीधा है, तो गौरांग सर मैं आपके पास ही आना चाहूँगा। 1262 की खरीद नारायण हृदयालय, अभी हम देख रहे हैं 1281 के लेवल पे है। हालांकि ये चिंतित हैं कि थोड़ा अप एंड डाउन चल रहा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, बताइए क्या राय होगी आपकी?
इनका नाम क्या बताया, माफ कीजिएगा प्रशांत, मैंने नाम नहीं सुना इनका। विजय कुमार गुप्ता साहब। तो विजय कुमार गुप्ता जी, पहले तो सादर प्रणाम आपको और धन्यवाद प्रश्न पूछने के लिए और प्रशंसा करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात बताना चाहूंगा, नारायण हृदयालय में जो आपका निवेश है वो आपके निवेश में नारायण नारायण ही करेगा, नुकसान होने की संभावना हमें बहुत कम लग रही है। और आपने सही फरमाया, ये हमारा पसंदीदा स्टॉक है, हेल्थ केयर सेगमेंट में है। और मुझे ये भी याद है जब इसका आईपीओ आया था, तो आईपीओ के बाद, काफी साल पहले आईपीओ आया था, आईपीओ के बाद बहुत लंबे समय तक एक बहुत ही निचले दायरे में बना रहा और फिर अच्छा काम किया, नतीजे अच्छे आए और फिर निरंतर ऊपर के तरफ के दायरे देख रहे हैं। तो पहले तो इसी स्तर के आसपास का आपका निवेश है तो बने रहे। अगर कारणवश, क्योंकि बाजार में अनिश्चितता और वोलेटिलिटी उठापटक हावी है और एक बहुत बड़ा घटनाक्रम चुनाव के नतीजों के रूप में हमें अगले महीने 4 तारीख को देखने मिलेगा, जून को, और इस दरमियान में अगर नीचे आता है ये स्टॉक 1200-1225 के आसपास, तो हम आपको नम्र विनंती करेंगे कि पहले तो आप अपना निवेश बना करके रखें और 1225-1200 के आसपास अगर गिरावट में आता है ये, तो आप और जोड़िए। 1300 के पार के लक्ष्यांक है हमारे और आपकी खरीद करीबन इसी स्तर के आसपास है। इस वजह से हम आपको राय दे रहे हैं कि 1200-1225 के आसपास आप थोड़ा बहुत निवेश और बढ़ाएं, जिससे आपका मुनाफे का मार्जिन जो है वो और बढ़ जाए, लेकिन लंबी अवधि के लिए बने। ठीक है, तो वो लंबी अवधि के लिए बने रहने में नारायण हेल्थ में। हरियाणा से अमितेश जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। अमितेश जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। हेलो जी अमितेश जी सवाल पूछिए, कौन सा स्टॉक है आपके पास? हेलो, वो आपको आवाज आ रही है अमितेश जी? आ रही है जी, आ रही है। हितेश जी नहीं, मेरा नाम अमित है जी। हेलो, ओके ओके जी, अमित जी बोलिए। वो मेरे पास इंडिया पावर कॉरपोरेशन के 500 शेयर हैं जी, 17.5 के भाव से, तो आगे इनका कोई भविष्य है? और एक मेरे पास किर्लोस्कर इलेक्ट्रॉनिक के जी 100 शेयर 213 के भाव से, इन दोनों के कोई भविष्य हो तो मैं इन्हें रखूं जी आगे। इंडिया पावर कॉर्पोरेशन जो स्टॉक आपने लिया वो तो हम कवर नहीं करते हैं, हमारे डेटाबेस में भी नहीं है ये स्टॉक। किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक पर आपको राय दिलवा देते हैं, 213 पे है और हाल फिलहाल की खरीद जान पड़ रही है। राजेश जी, किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक के चार्ट्स कैसे लग रहे हैं? स्टॉक में शानदार तेजी देखने को मिली है, पिछले 1 महीने में ही 75% चढ़ चुका और अपने ऊपरी स्तरों के पास स्टॉक कारोबार कर रहा है इस वक्त। इनकी खरीदारी भी थोड़ी ऊपरी स्तर पर है, अभी क्या करें, तेजी के लिए बने रहे स्टॉक में? ये स्टॉक का सिंबल मुझे मिल नहीं रहा है तो इस पे मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा। किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक कंपनी KECL के नाम से है। ओके, तो 211 पे चला, 210.60। कल एक लोअर सर्किट लगा था एंड आज वापस बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। ओवरऑल अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है स्टॉक में और वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे हो रहे हैं लास्ट फ्यू वीक से। होल्ड रख सकते हैं स्टॉक, वापस 235 240 अगर एक्सपेक्ट आता है तो वहां पे बुक करने की सलाह होगी। ठीक है, तो किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक पर ये सलाह, थोड़ी और तेजी आ सकती है लेकिन 240 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, अगर उसके पास आए तो बेच के निकल जाइए स्टॉक से, और तेजी की उम्मीद नहीं है इसमें। चलिए अब आगे बढ़ते रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, आईपीओ कॉर्नर। नमस्कार, आईपीओ कॉर्नर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और आज जिस आईपीओ की हम चर्चा करेंगे उसका नाम है ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन। जी, जैसा कि नाम से जाहिर है ये कंपनी को वर्किंग स्पेस मुहैया कराती है। आईपीओ आज से खुल गया है। प्राइस बैंड इसका है 364 से 383 रुपये प्रति शेयर और ये साइज है 599 करोड़ का। इसमें जो फ्रेश इशू है वो है 128 करोड़ रुपए का। और जैसा नाम से जाहिर है ऑफिस, ये दरअसल ऑफिस मुहैया कराती है। अगर आपको अपना प्राइवेट ऑफिस नहीं चाहिए तो एक कोवर्किंग स्पेस होता है जहां पर ढेर सारे लोग बैठकर एक छत के नीचे काम कर सकते हैं और उस बिजनेस में ये कंपनी ऑपरेट कर रही है। अगर हम इसके कंपनी की बात करें तो 2014 में शुरुआत हुई है
स्टार्टअप्स, एसएमई, मल्टीनेशनल्स, बड़ी कंपनियों को ऑफिस की सुविधा ये कंपनी देती है। मोबिलिटी सर्विस, आईटी सपोर्ट, इंफ्रा सपोर्ट और इवेंट्स का भी आयोजन करती है। तो दिसंबर 2023 तक 16 शहरों में कंपनी के 169 ऑपरेटिंग सेंटर मौजूद हैं। तो कंपनी कैसी है, क्या इसमें आपको पैसे लगाने हैं तो क्या इसमें लिस्टिंग गेन होगा तो कितना? इन तमाम प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़ गई हैं हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन। आस्था जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है 18 स्वदेश पर। बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी और इंटरेस्टिंग नाम भी है, ऑफिस। आप बताइए आस्था जी, कैसी लग रही है आपको कंपनी, और इसके फाइनेंशियल्स तो अगर मैं देखूं तो बहुत इंप्रेसिव नहीं लग रहे हैं, क्योंकि लगातार घाटा ही पोस्ट कर रही कंपनी है। आपको इसके फंडामेंटल में कितना दम दिख रहा है? क्या ये कंपनी ठीक है, इसमें पैसे लगाने चाहिए? क्या है नजरिया आपका? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। देखिए, ये जो कंपनी है थोड़ी अलग तरीके की, इसका एनालिसिस भी पूरा हमने जो किया अलग तरीके से हुआ है। ऑफिस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो बिल्कुल ये क्या करती है, फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस सोल्यूशंस प्रोवाइड करती है। तो और देखा जाए तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट हमें कह सकते हैं कि वर्क स्पेस सेगमेंट सोल्यूशन वाली जो कंपनी है, वर्क स्पेस फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस वाली जो कंपनी है, उसमें ये लार्जेस्ट कंपनी है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेंटर्स, जो कि आपने भी बताया 169 सेंटर्स के आजू बाजू में है और 16 सिटीज में प्रेजेंट है। अगर टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स इसमें 1 लाख से भी ऊपर की टोटल नंबर ऑफ सीट्स है। तो बेसिकली ये सोल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। अभी देखिए, ये कंपनी का एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर मैं आपको बताती हूँ। पहले ये वर्क करती थी स्ट्रेट लीज मॉडल पे, यानी कि सिंपल से जो भी डेवलपर है, जिनकी भी जगह है, उन्होंने इसको लीज पे दे दिया। उनको इन्होंने जो भी यहाँ पे फिक्स रेंटल देना था वो दे दिया, मेंटेनेंस चार्जेस, जो भी कॉमन एरिया का मेंटेनेंस चार्जेस था वो दे दिया, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स वगैरह दे दिया, और जो भी एस्केलेशन क्लॉज वगैरह रहते हैं उन सबके हिसाब से कंपनी ने जो भी डेवलपर्स हैं उनको कर दिया। तो पहले कंपनी स्ट्रेट लीज मॉडल पे काम करती थी, जहाँ की जो ओनर्स और डेवलपर्स थे उनको स्ट्रेट लीज के बेसिस पे यहाँ पे प्रोवाइड करती थी। लेकिन अब इन्होंने ट्रांजिशन कहाँ किया है, मैनेज्ड एग्रीगेशन मॉडल। मैनेज्ड एग्रीगेशन मॉडल क्या रहता है, इसमें दोनों मिलके कुछ कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं, और ये जो कंपनी है ऑफिस, ये क्या करेगी, जो भी डेवलपर्स हैं उनको ये एक मिनिमम गारंटी दे देगी, मिनिमम गारंटी अमाउंट के तौर पे दे देगी। जो कि पहले स्ट्रेट लीज में एक फिक्स्ड रेंटल देती थी, वो फिक्स रेंटल नहीं देगी, एक मिनिमम गारंटी दे देगी। मैं ये इतना डिटेल में इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि इस मॉडल के ऊपर ही इसके सारे फाइनेंशियल्स को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो ट्रांजिशन किया है स्ट्रेट लीज से मैनेज्ड एग्रीगेशन मॉडल में, इस मॉडल के ट्रांजिशन होने की वजह से कंपनी को काफी फायदा हुआ है। और जो फाइनेंशियल्स भी अभी हम देख रहे हैं, जिसमें हमको थोड़े लॉसेस देखने को मिल रहे हैं लगातार, उसका एक मेजर कंपोनेंट डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन का अमाउंट बहुत ज्यादा हाई है, और उसका मेजर कारण यही है कि ये जो ट्रांजिशन करा है स्ट्रेट लीज से मैनेज एग्रीगेशन मॉडल में, इसकी वजह से हम थोड़े से बॉटम लाइन में लॉसेस भी देख रहे हैं और डेप्रिसिएशन का हैवीनेस भी देख रहे हैं। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ पे ऑक्यूपेंसीज बढ़ती जाएंगी, कंपनी को बड़ा फायदा होता हुआ जाएगा, और ये जो डेप्रिसिएशन का कंपोनेंट है ये लोअर डाउन होगा, जिससे कि बॉटम लाइन हमें रिकवर होती हुई नजर आएगी। तो इस वजह से हम इस आईपीओ में पॉजिटिव हैं, सब्सक्राइब की रेटिंग भी दे रहे हैं। ओके, आईपीओ पे पॉजिटिव हैं, सब्सक्राइब की रेटिंग दे रहे हैं। आस्था जी, एक चीज़ आप बताइए, जिस स्पेस में कंपनी काम कर रही है निश्चित तौर पर संभावनाएं तो उसमें बहुत हैं, और एक बार जब शायद विस्तार जब हो जाए तो एसेट लाइट मॉडल भी है ये। आप ये बताइए कि आप किस तरह से देख रही हैं कारोबार को यहाँ से स्केल करने को लेकर? क्या आपको लगता है कि मौके सिर्फ बड़े शहरों तक या टियर 1 टियर 2 तक नहीं है, बल्कि उसके और नीचे भी कंपनी एक्सपेंड कर सकती है? आपने बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा। इनफैक्ट ये पॉइंट मुझे भी बताना था। देखिए, माइक्रो मार्केट्स में ये कैटर करने लग गई है, और वो बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि माइक्रो मार्केट्स में बड़ा मार्केट रहता है और कंपनी वहां पे भी जा रही है। और इसी वजह से हम देखें तो इनकी जो प्रेजेंस है वो 16 सिटीज में है।
अब जो भी अभी अगर आप माइक्रो मार्केट्स में जब आप एक्सपेंड करते हैं तो उसकी एक अलग ही अपनी विशेषता रहती है, और कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा खासा ऑलरेडी डेवलप है। पूरा ये जो प्रेजेंस है ऑल ओवर इंडिया है, और माइक्रो मार्केट्स की वजह से मुझे लगता है कि आगे जाते हुए कंपनी को और भी फायदा होगा, क्योंकि वहां का मार्केट ज्यादा अट्रैक्टिव है। ये सुनने में हमें थोड़ा सा लगता है कि ऐसा हो सकता है, बट यस, माइक्रो मार्केट्स भी काफी अट्रैक्टिव हो गए हैं अभी वर्किंग स्पेस को लेके। सो वहां पे भी कंपनी का काफी बड़ा अभी दम ऑलरेडी दबदबा है जिसे बोलते हैं हम, वो है, और आगे जाते हुए वहां से भी बढ़िया ग्रोथ होती हुई नजर आएगी। तो लगने में तो ये लगता है कि लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन लॉसेस के पीछे के कारण को हमको समझना पड़ेगा। ऑपरेशनल लेवल पे प्रॉफिट में है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी लगातार जनरेट कर रही है, और इसी वजह से हमने इसका जो वैल्यूएशन किया है ये प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे नहीं किया, हमने ईवी बाय एबिटा के मल्टीपल पे किया है। अब मैं ईवी बाय एबिटा के मल्टीपल पे देखती हूँ, तभी भी ये महंगी तो है। देखिए, महंगी होने ही वाली, क्योंकि इस तरह की पहली कंपनी है जो आ रही है। इन्होंने, आपने अगर आरएचपी भी देखा होगा तो ये अभी टॉप नंबर 1 पे स्टैंड करती है। जो भी टॉप 5 बेंचमार्क दूसरी कंपनियां इंडिया में है उसमें नंबर 1 पे है ये। तो पहली तरह की कंपनी है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा। ईवी बाय एबिटा पे अगर मैं पोस्ट यहाँ पे इश्यू और एनवलाइज करके लेती हूँ तो एबिटा उस मल्टीपल पे, ये 11 के मल्टीपल पे आ रही है। मुझे लगता है कि यहाँ पे लिस्टिंग गेन का भी थोड़ा सा रूम है, तो लिस्टिंग गेन होते हुए भी नजर आने चाहिए, और लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मार्केट बहुत बढ़िया हो गया। स्पेशली कोविड के बाद हमने देखा है ज्यादा से ज्यादा बड़ी कंपनी इस तरह के वर्किंग स्पेस सोल्यूशन कंपनीज को केटर करने लगी है, टारगेट करने लगी है, क्योंकि उन्हें इसकी महत्वता समझ में आ रही है। तो इंडिया में भी मार्केट बहुत बड़ा है, ग्लोबली मार्केट वैसे ही बहुत बड़ा है। ग्लोबल में काफी सारी कंपनीज है, और एक और विशेषता मैं आपको बताती हूँ, जितनी भी ग्लोबल में कंपनीज है ज्यादातर सब लॉस मेकिंग है, तो उसमें इसका कंपैरिजन करना और थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि सब लॉस मेकिंग है, तो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे हम इसे कंपेयर कर ही नहीं सकते। हमने इसे ईवी बाय एबिटा पे किया है, क्योंकि ऑपरेशनली प्रॉफिट है, और इसी वजह से हमारी रिकमेंडेशन है सब्सक्राइब करिए, लिस्टिंग गेन के लिए भी करिए, लॉन्ग टर्म के लिए भी करिए। ठीक है, लिस्टिंग गेन के लिए भी करना है आपको, लॉन्ग टर्म के लिए भी करना है। कंपनी की जो 65% कस्टमर हैं वो कॉरपोरेट से हैं, तो आय को लेकर एक निश्चितता बनी रहे, वो कंपनी सुनिश्चित कर रही है। आज खुला है ये, आज, कल, परसों, उसके बाद सोमवार को यानी कि 27 मई तक ये आईपीओ आपके लिए खुला रहेगा। ऑफर फॉर सेल का कंपोनेंट है 470 करोड़ रुपए का। ये तो इसके डिटेल हो गए, लेकिन आस्था जी जरा ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि लिस्टिंग के लिए भी लगाना है और लॉन्ग टर्म के लिए भी लगाना है, तो लिस्टिंग गेन आप कितना उम्मीद करके चल रही हैं, जब इसके लिए कोई कंपैरेबल कोई कंपनी है ही नहीं। बाकी आप जो विदेशों में जो कंपनी ऑपरेट कर रही हैं इस सेगमेंट्स की बता रही को भी लॉस मेकिंग है, किस तरह की हम लिस्टिंग गेन मान के चलें इसमें? देखिए, विदेशी कंपनियों में मैं 2-3 नाम भी बताऊंगी, जैसे कि यहाँ पे जो मैंने लिखे हुए हैं, इंटरनेशनल वर्कस्पेस ग्रुप स्विट्जरलैंड की कंपनी है, वी वर्क तो यूएसए की कंपनी है, फिर न्यूमार्क है जो कि यूके की कंपनी है, इंडस्ट्रीज ऑफिस है, ये यूएसए की है। तो हमने इन सब कंपनियों को खूब खंगाला ठंडोला, और हमें यही समझ में आया कि सबका ज्यादातर जो नेचर है वो लॉस मेकिंग है, और यहाँ पे हमारी ये जो कंपनी है ये ऑपरेशनली प्रॉफिट है, उसी हिसाब से ये वैल्यूएशन किया गया है। थोड़ा सा हो सकता है कि ये हमें थोड़ा सा टिपिकल था वैल्यूएशन करने में, इसलिए लिस्टिंग गेन के मैं बहुत बड़े यहाँ पे पैरामीटर्स तो नहीं दे सकती, फिर भी मुझे लगता है डिसेंट लिस्टिंग गेन यहाँ पे होता हुआ नजर आएगा, जिसमें 15-20% का होना चाहिए, क्योंकि प्योरली हमने इसको ईवी बाय एबिटा के मल्टीपल पे किया है, और उसी हिसाब से हम लिस्टिंग गेन की उम्मीद कर रहे हैं। फिर भी एक और क्वेश्चन देना चाहूंगी, मार्केट्स वॉलेटाइल है, तो वहां पे मार्केट का भी एक रोल प्ले हो सकता है, तो उसे भी जरूर ध्यान में रखें। और बाकी मेरे हिसाब से सब्सक्राइब तो इसमें किया जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए भी, और लिस्टिंग गेन के लिए भी। अगर मार्केट्स ठीक रहे तो लिस्टिंग गेन भी यहाँ पे हमें होते हुए आराम से नजर आएंगे। आस्था जी, कितना लिस्टिंग गेन, क्या उम्मीद करके आप चल रही हैं? 15-20%? देखिए, थोड़ा मैं इसीलिए बोल रही हूँ, इस कंपनी के आकलन के लिए थोड़ा सा जल्दबाजी होगा, मैं कोई भी यहाँ पे फिगर नहीं देना चाहती, लेकिन सब कुछ ठीक रहा और हमारे मुताबिक हुआ तो यहाँ पे 15-20% की लिस्टिंग गेन भी हो सकते हैं। ठीक है, एक सवाल और है आस्था जी, अगर हम कंपनी के लिए बिजनेस के लिहाज से पॉजिटिव्स खोजें तो निश्चित तौर पर जिस तरह से स्टार्टअप कल्चर देश में बढ़ रहा है, निश्चित तौर पर ऑफिस की डिमांड बढ़ेगी, और शायद लोग उतने पैसे शेल आउट ना कर पाएं कि अपना इंडिपेंडेंट ऑफिस लेकर कारोबार करें। एसएमईज, छोटे कारोबारी
इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स की भी संख्या देश में तेजी से बढ़ रही है। ये तो पॉजिटिव्स हो गए। नेगेटिव्स अगर हम खोजें, अगर इसमें आपके हिसाब से क्या है, क्या वो चीजें हैं जो थोड़ी सी कंपनी के कारोबार को, कंपनी के भविष्य पर असर डाल सकती हैं? नेगेटिव्स पहला तो मैं बताती हूँ, पहला नेगेटिव जो सामने दिख रहा है कि लॉसेस दिख रहे हैं, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव है आज की डेट में। लेकिन कभी कभी हमें थोड़ा उसके ऊपर भी देखना पड़ता है, चीजों को फंडामेंटल भी समझना पड़ता है कि नेगेटिव होने के पीछे के कारण क्या है। तो पहला नेगेटिव तो यही आता है कि कंपनी में लॉसेस है। दूसरा जो मुझे लगता है कि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी, कंपटीशन जो है वो यहाँ पे रहेगा, बढ़ता रहेगा और इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है। और एक और फायदा मैं आपको बताती हूँ ये जो को वर्किंग स्पेस का है, कि ये जो कंपनी इस मॉडल पे काम कर रही है कि आप कुछ घंटों के लिए भी ले सकते हैं और कुछ सालों के लिए भी ये देते हैं। तो ये हर तरह के तबके को यहाँ पे ये एड्रेस कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और बिल्कुल एसएमईज हो कि मल्टीनेशनल कंपनी हो, सबको अब ये समझ में आ रहा है इसकी इंपॉर्टेंस, स्पेशली कोविड के बाद। तो दूसरा मैं जो बड़ा रिस्क मानती हूँ वो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी का ही मानती हूँ। लेकिन मुझे लगता है इंडिया का मार्केट अभी काफी बढ़िया है और इस तरह की कंपनियों की डिमांड आगे जाके ये बढ़ती ही रहने वाली है। ऑक्यूपेंसी लेवल्स भी बहुत स्ट्रांग है इस कंपनी के, जो हम देख रहे हैं लगभग 70-75% ऑक्यूपेंसी लेवल्स पे ये काम कर रहे हैं। ये मैं दिसंबर तक के डेटा की बात कर रही हूँ। तो ऑक्यूपेंसी भी बढ़िया है, बस कंपटीशन डेफिनेटली रह सकता है। लेकिन अभी मेरे को लगता है इस कंपनी को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलना चाहिए और इसकी लिस्टिंग तो ठीक होनी चाहिए, ऐसी हमारी पूरी आशा है। तो देखते हैं, बाकी मेरे हिसाब से सब्सक्राइब करना चाहिए। ठीक है, सब्सक्राइब करना चाहिए, लिस्टिंग गेन भी होगा, लॉन्ग टर्म के लिए आपको पैसे लगाने हैं। फर्स्ट मूवर एडवांटेज यानी कि इस स्पेस में ये पहली लिस्टेड कंपनी होगी भारत में। आशा जी, एक आखिरी सवाल, 600 करोड़ रुपए का साइज है, कोई बहुत बड़ा साइज है नहीं, आराम से एब्जॉर्ब हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। जिनको आवेदन ना लगे, क्या वो लिस्टिंग के बाद इसको खरीदने की सोचें? अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर सोचना है, भविष्य अगर ठीक है, ये लॉस धीरे धीरे अगर मुनाफे में आगे कन्वर्ट होना है, तो जिसको समय देना हो 2 से 3 साल 4 साल, क्या वो लिस्टिंग के बाद भी खरीदे इसको? मैंने आपको कारण बताया, लॉसेस का कारण मेनली डेप्रिसिएशन का कंपोनेंट हाई है और हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये कंपनी आगे जाते हुए टर्न अराउंड हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर किसी को नहीं मिलेगा अलॉटमेंट, क्योंकि एक और चीज है कि इशू में 75% क्यूआईबी के पास है, रिटेल के पास तो सिर्फ 10% का कोटा है। क्योंकि जब इस तरह की कंपनियां मार्केट में उतरती है जहाँ की बॉटम लाइन में लॉसेस रहते हैं, तो वहां पे रिटेल का कोटा 10% रहता है और क्यूआईबीज का कोटा बढ़ा दिया जाता है, जो कि 75% है, 75% है। तो डेफिनेटली अलॉटमेंट यहाँ पे टफ ही रहेगा, क्योंकि रिटेल में नंबर ऑफ शेयर्स बहुत कम आ रहे हैं, तो अलॉटमेंट के चांसेस कम है। अब अगर किसी को नहीं लगता तो लिस्टिंग वाले दिन का बहुत आगे का ये अभी हम लोग दृष्टिकोण रख रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर लिस्टिंग, जैसा कि मैं बोल रही हूँ, 10-15% की रेंज में होती है, तो तभी भी मुझे लगता है कि मौके रहेंगे कि इसमें लॉन्ग टर्म के लिए मतलब आवेदन किया जाए। तो ये लिस्टिंग पे डिपेंड करेगा बहुत। अगर ज्यादा अच्छी लिस्टिंग हो गई तो थोड़ा रुकना ठीक रहेगा, क्योंकि बहुत बड़ी गेन होते हैं तो हम लोग थोड़ा कॉशियस भी हो जाते हैं। तो लिस्टिंग के दिन ज्यादा इसमें समझ आएगा कि ये किस तरह की लिस्टिंग देता है। बट मेरे हिसाब से अगर नॉर्मल या मिनिमम लिस्टिंग गेन होते हैं जो कि 10% के आसपास है, तो वहां पे भी तभी भी लगाने के या आवेदन तो नहीं पर खरीदने के मौके, क्योंकि तब वो सेकेंडरी मार्केट में चला जाएगा स्टॉक, तो सेकेंडरी मार्केट से खरीदने के मौके रहेंगे। ठीक है, बढ़िया है। जिसको आवेदन लग गया वो तो यही चाहेगा कि धमाकेदार लिस्टिंग गेन हो, और जिसको नहीं लगा वो ये चाहेगा कि बहुत ऊपर ना लिस्ट हो और मौका दे दे। 10-15% ऊपर अगर लिस्ट हो भी जाती है तो भी आपके लिए इसमें निवेश के मौके रहेंगे। ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस, आस्था जी की तरफ से थम्स अप, सब्सक्राइब की राय और लॉन्ग टर्म के लिए भी इसमें निवेशित रहने की सलाह है। आस्था जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही बारीकी के साथ हर एक पहलू का विश्लेषण करने के लिए और इस आईपीओ पर अपनी राय हमसे शेयर करने के लिए, हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए थैंक यू सो मच आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे और आपके सवाल जवाब के सिलसिले की फिर से शुरुआत करेंगे। चलेंगे प्रशांत के पास। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अभिषेक, और इसके साथ आस्था जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शानदार चर्चा रही आईपीओ पर, एक तरह से 360 डिग्री विश्लेषण, हर पहलू और तमाम बातों को हमने आपके सामने रखा। चलिए बढ़ते हैं आगे और अपने अगले कॉलर को जोड़ते हैं अपने साथ। शुभम राजपूत हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। शुभम जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार सर, मैं मध्य प्रदेश भोपाल से बात कर रहा हूँ।
अरे वाह, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। और सबसे पहले तो शुक्रिया शेयर बाजार सबका अधिकार हमारी इस खास मुहिम से जुड़ने के लिए। बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। सर मैं बस ये महिंद्रा एंड महिंद्रा के रिजल्ट्स के बारे में जानना चाहता हूँ कि इसका अपकमिंग फ्यूचर क्या होने वाला है। ठीक है, किस भाव पे आपने इस स्टॉक में एंट्री की हुई है? मैंने 2510 रुपए पे 500 शेयर लिए हुए हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म का नजरिया है आपका? हाँ जी, लॉन्ग टर्म का नजरिया है। ठीक है, गौरांग सर मैं आपके पास आना चाहूंगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा 2510 की खरीदारी, लॉन्ग टर्म का नजरिया बताइए, क्या राय होगी आपकी? निश्चिंत होकर के बने रहे प्रशांत, यही राय दूंगा शुभम को। और अगर निवेश लायक पूंजी है तो और जोड़ सकते हैं, बशर्ते कि ये ज्यादा ओवर एक्सपोजर न करे महिंद्रा एंड महिंद्रा। मतलब कहने का मतलब है कि उनके पोर्टफोलियो में और भी शेयर। देखिए, कुछ एक निरंतर चला है ये शेयर, पहली बात तो नतीजे आने के बाद भी चला ही। जो मात्रा में 3XO की बुकिंग हुई है, करीबन 1 घंटे में 50,000 के आसपास की बुकिंग हुई है। अब ये ऐसा पढ़ा है हमने, कंपनी के तरफ से जो लॉन्चेस हुए हैं उसको भी अगर मैं ध्यान में रखता हूं तो बाजार बहुत बड़ा है इनके लिए। बहुत ही नजदीक के भविष्य में ये और नई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करेगी बाजार में। ट्रैक्टर और एग्री इक्विपमेंट्स को लेकर के जो आंकड़ा है चौथी तिमाही में, वो थोड़े बहुत निराशाजनक थे, लेकिन वो सिर्फ एक तिमाही का हम अंदाजा लगा रहे हैं, क्योंकि पिछले साल वर्षा ऋतु भी कम हुई थी। इस साल मौसम विभाग का अनुमान है कि मेघराज का आशीर्वाद हमारे देश पर खूब बरसेगा। तो उस परिस्थिति में ट्रैक्टर और एग्री इक्विपमेंट की बिक्री भी काफी तीव्र हो सकती है। लंबी अवधि का नजरिया है तो बने रहे। ठीक है, तो ये है सलाह M&M पर। मुंबई से हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं, आरिफ जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। जी नमस्कार मैम, मेरा सवाल है टाटा मोटर पे। जी मैंने वो 20 क्वांटिटी खरीद रखे हैं 439 के भाव पे। मुझे जानना था कि इसको होल्ड करना चाहिए या फिर मतलब सेल करके निकलना चाहिए। ठीक है, काफ़ी अच्छे मुनाफे में आप बैठे हैं। प्राइस वाइज देखेंगे तो काफ़ी अच्छी तेज़ी भी हुई है स्टॉक में, टाटा मोटर्स में। राजेश जी आप सलाह दीजिए, 439 पर इन्होंने लिया हुआ था, अब 900 के पार 900 के पास स्टॉक कारोबार कर रहा है। बने रहना चाहिए और तेज़ी के लिए, या फिर निकल जाए मुनाफा जो भी हो रहा है उसे लेके? डेफिनेटली काफ़ी अच्छे लेवल्स पे बाय किया है, ऑलमोस्ट डबल रिटर्न्स इनको देखने को मिल रहा है। रिसेंटली लास्ट वीक एक प्राइस करेक्शन स्टॉक में देखने को मिला है, बट अभी भी अगर आप देखें तो चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है, बने रह सकते हैं। नियर टर्म में वापस 1020 1030 जो है टाटा मोटर्स में एक्सपेक्ट कर सकते, तो डेफिनेटली बने रहिए। सलाह आपको यहाँ पर मिलती हुई बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे राजेश जी। इसके साथ ही गौरांग सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए, आम निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। फिलहाल मुझे और मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी को आप इजाज़त दे सकते हैं।